ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। द कॉमर्स एकेडमी का इनकम टैक्स क्लासेस सीरीज में मैं आप लोगों को फिर एक बार स्वागत करता हूं, जहां पे अपन आज डिस्कस करने वाले हैं एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन तो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, राइट। तो आज अपन बाकी जो भी एग्जेम्पशन बचा है उसे आज अपन कंप्लीट कर लेंगे, फॉलोड बाय दैट जो भी उसका टैक्स रेट है कैपिटल गेन, तो अगले 2-3 क्लास में शायद वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन शुरू करेंगे डिडक्शन, फॉलोड बाय दैट अपन शुरू करेंगे पीजीबीपी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ओके, देखिए एग्जेम्पशन सेक्शन अंडर 54B, दैट इज एग्जेम्पशन फॉर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। जब अपन ने पढ़ा था रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का अगर ट्रांसफर होता है उसे अपन ट्रांसफर नहीं मानते थे, राइट, याद है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था जो भी एग्रीकल्चरल लैंड आपका क्या नहीं है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, उससे अपन क्या मानेंगे, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे। तो यहाँ पे ये बताया है एग्जेम्पशन फॉर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो आपको एग्रीकल्चरल अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को मैंने समझाया था जब अपन डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 47, शायद वहाँ पे मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था पॉपुलेशन अगर आपका 10,000 को एक्सीड है कोई म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या कैंटनमेंट बोर्ड का, तो उससे अपन क्या बोलते थे, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोलते थे। और 2 किलोमीटर तक जो भी है अगर पॉपुलेशन 10,000 को एक्सीड करेगा अप टू 1 लाख, तो उससे भी अपन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोलते थे। एंड अगर ये एरिया 6 किलोमीटर तक होगा तो 1 लाख के पॉपुलेशन एक्सीड करता है एंड अप टू 10 लाख है, तो उससे भी अपन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोलते थे। उसके बाद अगर मान लीजिए 8 किलोमीटर तक है जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो उससे अपन क्या बोलते थे, एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोलते थे, राइट। ओके, पहले मैं बता दूं ये जो सेक्शन 54B है वो सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है, राइट। मान लीजिए मेरा कोई एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड था, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, राइट। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड था, उससे मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, राइट। ट्रांसफर पर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। याद कीजिए मैंने जब आपको सेक्शन 54 डिस्कस कर रहा था वहां पे मैंने बताया था सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में, लेकिन ये जो 54B वाला सेक्शन है ये बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कवर करता है, राइट। मान लीजिए कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि आरसीसी और पेरेंट ने कंडीशन क्या है, आइदर खुद आरसीसी और आरसीसी का कोई भी पेरेंट उसे एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं बिफोर द 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। दैट इज जब आरसीसी ने उसको ट्रांसफर कर रहा है 2 साल से पहले वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए आइदर बाय आरसीसी और पेरेंट्स ऑफ आरसीसी यूज हो रहा है, देन उससे ट्रांसफर करने से जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, इन दैट केस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज एक्वायर्ड। ट्रांसफर होके जो भी आपका एलटीसीजी एसटीसीजी आ रहा है, आप अगर कोई दूसरा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर्ड कर रहे हो विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो वो एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, पहला कंडीशन ये है आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जब भी ट्रांसफर हो रहा है वहाँ से एलटीसीजी या एसटीसीजी होना चाहिए। ट्रांसफर डेट से 2 साल के अंदर एटलीस्ट 2 इयर्स तक वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज्ड होना चाहिए बाय आरसीसी और आरसीसी का पेरेंट के द्वारा। एंड
वहां पे जो आपका ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन आ रहा है, अगर उसी कैपिटल गेन को यूज करके आप कोई दूसरा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर कर रहे हो तो आपको ये वाला एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सर मेरे को ये वाला चीज बता दो सर, कितना अमाउंट का क्या आ जाएगा एग्जेम्पशन मेरे को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए अपन जो भी पढ़ा था, कहाँ पे सेक्शन 54 में जो भी आपका एग्जेम्पशन लिमिट था, दैट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, व्हिच एवर भी लोअर होगा उससे अपन को एग्जेम्पशन मिल जाएगा अकॉर्डिंग सेक्शन 54B के हिसाब से, राइट। तो चलिए सर, हाउ इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आज कंडीशन इज दैट शुड बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 ईयर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। ध्यान दीजिए सर, आपको बताया था अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहां अपन चेक करते थे 2 ईयर, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 ईयर्स को एक्सीड करता है तो ये लॉन्ग टर्म होता है और 2 ईयर्स को एक्सीड नहीं करता है तो ये शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपने फिर बताया ये 2 साल तक एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज्ड होना चाहिए, तो सर कैसे ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा या कैसे ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। देखिए मैंने एक एग्जांपल आपको दे रखा है। मान लीजिए ये कोई मिस्टर राजा था, राइट, जिसने एक लैंड एक्वायर किया था 2005 में, राइट। उसको ये क्या कर दिया, रेंट में दे दिया मिस्टर किसान को। ये किसान एक बंदा है जिसको ये लीज में दे दिया, राइट, किसान को लीज में दे दिया। तो क्या हुआ, मान लीजिए 2018-19 प्रीवियस ईयर में मिस्टर किसान ने उससे क्या कर दिया, परचेज कर दिया। 2018 और 19 के लिए मिस्टर किसान ने परचेज कर दिया। आपको याद होगा 2 टाइप का लीज होता है, एक होता है फाइनेंशियल लीज, दूसरा होता है ऑपरेटिंग लीज। इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज एट द एंड ऑफ lease term lessee has given have option to buy such assets, right। मान लीजिए मिस्टर किसान ने 18-19 ने उस लैंड को एक्वायर कर लिया। देन क्या हुआ, 2019-20 को मान लीजिए किसान ने उसे सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपका जो गेन आएगा दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दैट मीन्स ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। सर ये तो आरसीसी यहाँ पे जब यूज कर रहा था वो तो लैंड खुद का नहीं था ना। अरे भाई मैंने आपको क्या बताया, इधर आरसीसी और आरसीसी का पेरेंट्स उस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को अपना एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। ये खुद का है या लीज में लाया है उससे आपका कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे जो कैपिटल गेन आ रहा है तो उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। अगर ये वाला शॉर्ट टर्म गेन इन्वेस्ट कर देता है आरसीसी इन एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ही विल बी एलिजिबल टू गेट एग्जेम्पशन। दैट मीन्स उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर तो पहले बात और एक बात हमको बता दो, हमको और एक डाउट आ रहा है। आप हमको जो भी बताए थे यहाँ पे आपने बताया, क्या बताया सर, डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 ईयर्स के अंदर। मान लीजिए ये आपका ट्रांसफर डेट है तो प्लस 2 ईयर में अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड आना चाहिए। तो अपन ने बताया था जिस ईयर में ट्रांसफ़र होगा उसी ईयर में कैपिटल गेन ले भी हो जाएगा। मगर यहाँ पे तो 2 साल का पीरियड के अंदर मैं एक्वायर करूँगा तो मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा। तो सर ये कैसे होगा, मैंने आपको बताया था ना एक आपका कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम है, वहाँ पे अपन पैसा डाल दो। सर पैसा कब तक CGAS अकाउंटिंग में डालना चाहिए, जब आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आएगा तो उसी डेट के अंदर आप अगर CGAS में पैसा डाल देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर और एक बार बताओ, हमने 2 साल के अंदर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं लाया तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना सेक्शन 54 में, अगर 3 साल और 2 साल में आप लैंड नहीं परचेज करते, नहीं एक्वायर करते रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आपका ये टैक्स जो भी आपको एग्जेम्पशन मिलता था वो टैक्सेबल हो जाता था। वहाँ पे एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर देते थे, यहाँ पे भी वही होगा।
अगर आपने 2 साल के अंदर कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर नहीं किया तो क्या हो जाएगा अपन का एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा एंड टैक्सेबल हो जाएगा। सर मान लीजिए हमने क्या कर दिया, 2 साल के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर कर दिया, बट उससे क्या कर दिया, फिर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या होगा, तो मैंने आपको जैसे ही बताया था वहाँ पे लॉक इन पीरियड 3 ईयर था। 3 ईयर तक आप डेट ऑफ एक्विजिशन से 3 ईयर तक आप उससे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। सेक्शन 54 के हिसाब से जो भी आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे थे, यहाँ पे भी डिट्टो सेम प्रोविजन है। आप 3 ईयर तक फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू लैंड आप 3 ईयर तक उसे क्या नहीं कर सकते हैं, आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सर मान लीजिए अगर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया वही हो जाएगा, अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जितना ही आपको एग्जेम्पशन मिला था वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। सर ओके, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। आगे चलिए, डाउट टू CGS में क्या प्रोविजन लग जाएगा? यस लग जाएगा। लॉक इन पीरियड यहाँ पे 3 साल होगा। एग्जेम्पशन अमाउंट, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड अमाउंट ऑफ CG व्हिच एवर इज लोअर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको और एक एग्जाम्पल दे रखा है, चलिए उससे हम अपन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक मिस्टर एके था जिसका एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड था, राइट। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड था जहाँ पे आप अपन पॉपुलेशन चेक करते थे, तो ऐसे ही मिस्टर एके के पास एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड था। मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर 1-2 में उससे एक्वायर किया था जहाँ पे कॉस्ट था 5 लाख रुपया, राइट। मान लीजिए मिस्टर एके ने उससे ट्रांसफ़र कर दिया इन प्रीवियस ईयर 1920 में, वो ट्रांसफ़र कर दिया, सेल कर दिया कितने में, 50 लाख में सेल कर दिया। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख आ जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख आ जाएगा। सर कैसे आएगा बताओ ना। मैंने बताया ना, मान लीजिए FBOC कितना आ गया आपका, यहाँ FBOC आ गया आपका 50 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेट सपोज ये आ गया आपका 10 लाख इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 40 लाख आ गया, राइट। मान लीजिए ये 40 लाख यूज करके आपने कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर कर दिया जिसका कॉस्ट 40 लाख है, तो ये 40 लाख आपका एग्जेम्पशन हो जाएगा, क्योंकि एग्जेम्पशन हमें कितना मिलेगा, हमको एग्जेम्पशन मिलेगा अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड व्हिच एवर इज लोअर। यहाँ पे जो भी आपका लोअर होगा उसको आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ऐसे ही मुझे कितना एग्जेम्पशन मिल गया, 40 लाख का एग्जेम्पशन मिल गया। लॉक इन पीरियड यहाँ पे 3 साल हो जाएगा। 3 साल तक मैं उस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को नहीं ट्रांसफर कर पाऊंगा। अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया, मेरे को जितना भी एग्जेम्पशन मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा एंड अगेन ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सर मान लीजिए ये जो मिस्टर एके था वो एग्रीकल्चरल लैंड को विद इन 3 ईयर में सेल कर दिया, तो क्या होगा, कैसे होगा, हमको समझा दीजिए। मान लीजिए वो 62 लाख में सेल कर दिया, तो सर क्या होगा, यहाँ पे कंप्यूटेशन अपन कैपिटल गेन करेंगे। सर कैसे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल करेंगे, मैंने बताया था 48 के हिसाब से कैपिटल गेन कंप्यूट हो रहा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऐसे ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे आ गया आपका 40 लाख। ध्यान दीजिए, मैं 54 में डिट्टो जो भी प्रोविजन था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से हम रिड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 40 लाख, मेरा एग्जेम्पशन लिमिट था 40 लाख, वो लेस हो जाएगा और जितना भी मेरा नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उतना ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैं यहाँ लेस करूँगा। दैट मीन्स यहाँ पे 40 लाख आपका विड्रॉ हो गया। सर कैसे विड्रॉ हो गया, मेरे को समझा सकते हैं? ध्यान दीजिए, मान लीजिए FBOC 62 था, मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 लेता तो मेरा कितना आ जाता, 22 आ जाता, राइट। यहाँ पे 22 आ जाता कैपिटल गेन, तो मैं फिर ये वाला एग्जेम्पशन अमाउंट को यहाँ ऐड करता। एग्जेम्पशन अमाउंट कितना था, 40 लाख ऐड करता, तो मेरा नेट कैपिटल गेन कितना आता, 62 आता।
ऐसे ही तो लॉ मेकर ने किया है ना, लेकिन लॉ मेकर ने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो 40 लाख आप इधर ऐड कर रहे हो वो यहाँ जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करके नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इधर ले रहे थे। दैट्स वाई ये आपका 62 लाख रुपीस आ रहा था। आई होप यू आर गेटिंग टू मी। तो चलिए आगे। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कैसे चेक करेंगे, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा सर, ये वाला आपका डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग से, राइट। ओके सर, व्हाट इफ लैंड इज परचेज इन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ध्यान दीजिए ना, आप रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को अगर एक्वायर कर रहे हो, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को अपन ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर होगा तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो क्या होगा, एग्जेम्पशन जो भी आपको था मिल जाएगा, राइट। ओके, व्हाट इफ सच लैंड ट्रांसफर विद इन 3 ईयर वेदर एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा, नो। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो भी आपका तो क्या होगा, उससे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मैंने आपको पढ़ाया था, तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं क्या लगेगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। दैट मीन्स ये वाला एग्जेम्पशन आपका कामयाब रहेगा। तो ऐसे ही आप जिसको भी अगर फ्यूचर में कभी टैक्स कंसल्टेंट के हिसाब से किसी को कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका टैक्स प्लानिंग ऐसे ही कर दीजिए। मान लीजिए कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड उसको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, जो भी कैपिटल गेन आया उससे इन्वेस्ट कर दीजिए रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पे। अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अपन ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा, राइट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग टू मी। अब तक हमने कंप्लीट किया सेक्शन 54B। मैं और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर कहीं पे भी हमारा ये वीडियो स्पीड अप आपको लग रहा है, आप सेटिंग को जाकर प्लेबैक स्पीड को थोड़ा रिड्यूस कर सकते, ताकि आपको भी ये वीडियो वाला स्लो हो जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद आता है आपका सेक्शन 54D। सेक्शन 54D ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट सा एग्जेम्पशन सेक्शन है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग एक था आपका, जहां पे मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, ये जो भी गवर्नमेंट था आपका उस इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को कंपल्सरी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया, तो एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये वाला पहले मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। उससे पहले जो भी था 54 एंड 54B ये आपका एप्लीकेबल टू एचयूएफ एंड इंडिविजुअल था, लेकिन ये 54D वाला एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, राइट। चलिए, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग था मेरे पास, राइट। गवर्नमेंट ने उसे कंपल्सरी एक्वायर कर दिया। कंपल्सरी एक्वायर करने से क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी आपका इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर हो रहा है, दैट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल बिफोर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जैसे ही हमने पढ़ा था सेक्शन 54B में, ऐसे ही वहाँ पे ये 2 ईयर तक, बिफोर 2 ईयर से इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ये लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, जो भी आपका LTCG या STCG आ गया, आप उसे इन्वेस्ट अगर कर रहे हो एक्वायर ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, तो क्या हो जाएगा, विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर के डेट से 3 ईयर के अंदर आप एक्वायर कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, राइट। ओके,
according to section 54H industrial land and building to be acquired within the date of receipt of compensation, right? लेकिन सेक्शन 54A आपको लिखा है जब आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा ना, जब आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, उसी डेट के अंदर से 3 साल विद इन 3 ईयर आपको क्या करना चाहिए, एक इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग आपने एक्वायर किया तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन सेक्शन 54D में ये लिखा है 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 ईयर से अगर आपने एक्वायर किया तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ये 54D का बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। लेकिन 54A में वहाँ पे लिखा है 3 ईयर जो भी आप कंप्यूट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन, जब भी आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा वहाँ से 3 ईयर तक विद इन 3 ईयर में आप एक्वायर कर रहे हो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर लॉक इन पीरियड क्या यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सेम एज सेक्शन 54, राइट? यहाँ पे 3 ईयर का लॉक इन पीरियड भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे एक समरी दे रखा है 54, 54B, 54D का, आप चाहे तो उससे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके बाद में रिवाइज कर सकते हैं, राइट? मैं भी और एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज कर दूँ। 54 एप्लीकेबल था इंडिविजुअल HUF, 54B एप्लीकेबल था इंडिविजुअल HUF, राइट? यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था 54 में, 54B में अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड था, राइट? ये जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था, अगर आप ये अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ये कैपिटल एसेट क्या था, कैपिटल गेन को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया आप अगर क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने 54 में आपको बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। कितने साल में? -1 ईयर, डेट ऑफ ट्रांसफर से -1 ईयर प्लस 2 ईयर प्लस 3 ईयर, दैट मीन्स 2 ईयर था, -1 प्लस 2 था डेट ऑफ परचेज एंड प्लस 3 था कंस्ट्रक्शन के लिए, राइट? यहाँ पे भी CGAS का स्कीम एप्लीकेबल हो रहा था। यहाँ पे आपका लैंड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, -2 ईयर, दैट मीन्स 2 ईयर बिफोर से आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। उसके बाद जो भी आपका क्या एक्वायर कर रहे हो, आइदर आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एक्विजिशन कर रहे हो, तब भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोथ होगा तो आपने बताया था एग्जेम्पशन होगा, मैंने बोला मैं भी यही लिखा हूँ, अगर ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन 54 में सिर्फ लॉन्ग टर्म के बारे में लिखा है, राइट? सर कितने ईयर में अपन एक्वायर करेंगे? विद इन 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल में अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। सर यहाँ पे क्या CGAS का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा? मैंने बताया था यस हो जाएगा। अपन 54D में क्या पढ़ा? ये एप्लीकेबल टू ऑल एसेट्स ही है। आपके पास क्या कैपिटल एसेट होना चाहिए? कैपिटल एसेट क्या होना चाहिए? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। आपके पास जो भी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है उससे कंपल्सरी एक्विजिशन से जो भी आपका कैपिटल गेन आ रहा है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन आ रहा है, तो आप उसी कैपिटल गेन को कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो विद इन कितना ईयर? 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, तो आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर यहाँ पे भी CGAS का क्या है? प्रोविजन एप्लीकेबल है। सर यहाँ पे और एक आपने कंडीशन बताया था, ये डेट ऑफ ट्रांसफर से बिफोर 2 ईयर से ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज्ड होना चाहिए। सर सबके लिए आपने बताया था लॉक इन पीरियड कितना था? 3 साल था। सर एग्जेम्पशन आप सब केस में बताया था कैपिटल गेन अमाउंट और नेट एसेट एक्विजिशन अमाउंट, नेट इन्वेस्टमेंट अमाउंट व्हिच एवर इज लोअर होगा तो इतना का अमाउंट हमें क्या मिल जाएगा?
एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ओके 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 सर। 54, 54B, 54D हमें याद हो गया, हम कभी भी नहीं भूलेंगे, राइट। चलिए, उसके बाद आपका एक प्रोविजन आ रहा था सेक्शन 54EC। आज ये कवर हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा जितना भी है। यहाँ पे आपका समरी आ रहा है। उसके बाद अपन चल जाएंगे दूसरा एरिया में, इरा में। तो चलिए चलिए अपन अब डिस्कस करेंगे 54EC, राइट। 54EC पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल टू ऑल असेट्स ही, राइट। ये प्रोविजन लगता है, मान लीजिए आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है जिससे आप ट्रांसफर कर रहे हो, एंड ट्रांसफर से आपको क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। मान लीजिए आपके पास कुछ कैपिटल एसेट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, एंड उसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मान लीजिए आप यूज कर रहे हो परचेज ऑफ बॉन्ड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी आपका ये 4 केस में कुछ बॉन्ड आप परचेज कर रहे हो, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL रेलवे का कोई बॉन्ड परचेज कर रहे हो, PFCL का कोई बॉन्ड परचेज कर रहे हो, IRFCL, ये ऑल आर गवर्नमेंट कंपनी का है। अगर गवर्नमेंट कंपनी का ये 4 कंपनी का कोई बॉन्ड आप परचेज कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर से जो कैपिटल गेन आपको आ रहा है, अगर उसी कैपिटल गेन को विदिन 6 ईयर से आप इन्वेस्ट कर रहे हो बॉन्ड को एक्वायर करने के लिए। किसका बॉन्ड? जो 4 कंपनी का बॉन्ड है, NHIA, RECL, PFCL, IRFCL, तो आपको फुल्ली एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर यहाँ पे क्या CGAS का स्कीम एप्लीकेबल होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 ईयर टाइम के अंदर आपको बॉन्ड एक्वायर करना है, तो CGAS का प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं। चलिए, मान लीजिए मेरे पास, मैंने ट्रांसफर कर दिया 16 दिसंबर 2019 को, तो यहाँ पे जो 6 मंथ होगा दैट इज होगा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 15 ऑफ जून आपका हो जाएगा क्या? 6 मंथ हो जाएगा। उसी 6 मंथ के अंदर आपको बॉन्ड एक्वायर करना चाहिए। और यहाँ पे रखा है मैक्सिमम, ये जो एग्जेम्पशन अमाउंट होगा ना, इसको याद रखना पड़ेगा, दैट शुड बी 50 लाख। मैक्सिमम एग्जेम्पशन अमाउंट शुड बी योर 50 लाख। सर व्हाट इफ you make payment to aforesaid company but bond has not been granted within the 6 month? मान लीजिए अपन ने क्या कर दिया, जो भी कैपिटल गेन था मैंने कंपनी को पे कर दिया, जो भी था आपका 4 कंपनी NHAI, RECL, PFCL, IRFCL, NHAI, RECL, PFCL, IRFCL, ये जो 4 कंपनी का क्या मैंने बॉन्ड परचेस करने के लिए पैसा दे दिया, लेकिन अभी तक मेरे को क्या नहीं हुआ, 6 मंथ के अंदर बॉन्ड ग्रांट नहीं हुआ। अच्छा, तो भी क्या मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा? मैंने बोला जरूर 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 एग्जेम्पशन ऑल्सो आपको मिल जाएगा। कंडीशन ये था, पेमेंट शुड बी मेड बाय द असेसी। सर मान लीजिए मैंने 6 मंथ के अंदर अंदर क्या कर दिया, बॉन्ड एक्वायर कर दिया, मेरे को एग्जेम्पशन मिल गया, तो नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर मैं उस बॉन्ड को बेच दिया, तो क्या होगा? मैंने बताया यहाँ पे भी लॉक इन पीरियड का प्रोविजन है, लेकिन यहाँ पे लॉक इन पीरियड आपका 5 साल हो जाएगा, 5 इयर्स हो जाएगा। 5 साल तक आप ये बॉन्ड को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो आपके क्या हो जाएगा, जो भी एग्जेम्पशन अमाउंट था वो विड्रॉ हो जाएगा। सर हम क्या उस बॉन्ड को सिक्योरिटी देके कोई लोन ले सकते हैं? जी नहीं। आप
उस बॉन्ड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं, राइट। नो कैन बी प्लेस फॉर लोन, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, राइट राइट राइट। ओके, ये वाला आपका था सेक्शन 54 ईसी का प्रोविजन था, जो जहां पे ये बता रहा था आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। अगर आप उसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एक्विजिशन ऑफ बॉन्ड फॉर गवर्नमेंट कंपनीज जो भी आपका है NHAI, RECL, PFCL, IRFCL, अगर उस कंपनी का आप बॉन्ड एक्वायर कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मैक्सिमम एग्जेम्पशन अमाउंट 50 लाख, लॉक इन पीरियड है 5 ईयर। चलिए, उसके बाद आपका अगला सेक्शन आ रहा है सेक्शन 54F, जहां पे एग्जेम्पशन ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो 54 था, 54B था, 54D था, वहां पे 54EC था, यहाँ पे क्या था, ये सब स्पेसिफिक था। लेकिन यहाँ पे ये जो है एग्जेम्पशन ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कैसे? पहले बात मैं बता दूं, ये एप्लीकेबल टू ओनली इंडिविजुअल HUF, HSF हो गया HUF, ये केवल इंडिविजुअल एंड HUF के केस में एप्लीकेबल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल यहाँ पे जो भी है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को कवर नहीं किया है, क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको कवर हो रहा है सेक्शन 54 में कवर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कवर नहीं होगा। मान लीजिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के आपके पास कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल है, एसेट है, आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है एंड उसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप यूज कर रहे हो फॉर एक्विजिशन और परचेजिंग ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। ध्यान दीजिए, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया उसी को आप यूज कर रहे हो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए। देन क्या हो जाएगा, ये वाला आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर टाइम पीरियड कितना होगा? जो भी आपका सेक्शन 54 में था वही क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। दैट इज -1, दैट इज ट्रांसफर डेट से 1 साल से पहले, +2 और +3 ईयर से। आप कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हो तो ये वाला अमाउंट आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, राइट। सर यहाँ पे क्या CGAS में अपन अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं? जी हाँ, आप यहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपका अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए सर, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद आपका आ रहा है, मान लीजिए मेरा पास कुछ गोल्ड था जिसका वैल्यू था 100 लाख का, मैंने उसे ट्रांसफर कर दिया 100 लाख में। सॉरी, मेरे पास कुछ गोल्ड था, मैंने उसे 100 लाख से बेच दिया, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कॉन्सिडरेशन आ गया, मान लीजिए कितना, 100 लाख। मान लीजिए मैंने उस गोल्ड को 10 लाख में परचेज किया था, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मैं और एक बार उस एग्जाम्पल को समझाता हूँ। मैंने हालांकि एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा। मान लीजिए गोल्ड को एक्वायर किया था 50 लाख में, 30 लाख में एक्वायर किया था, राइट। मैंने उसे क्या कर दिया, 100 लाख में बेच दिया। 100 लाख में बेचने से मेरा एक्सपेंसेस आ रहा है 10 लाख, राइट। तो मेरा यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा आपका 100 लाख। वहां से अपन लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जो आ जाएगा ये हो 90 लाख हो गया मेरा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन से अपन लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दिया है, यहां पे मान लीजिए 50 लाख आ रहा है, राइट। तो ग्रॉस कैपिटल गेन कितना आ गया मेरा, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया, 40 लाख। दैट इज ग्रॉस मींस
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा कितना आ गया, 40 लाख आ गया, राइट। उसी 40 लाख को मैंने इन्वेस्ट कर दिया एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, राइट। एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए कितने में, 70 लाख में मैंने एक्वायर कर दिया। हालांकि यहाँ पे एग्जेम्पशन अमाउंट को लेकर एक दूसरा तरीका है कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पे जो एग्जेम्पशन अपन कैलकुलेशन करेंगे ये बेस्ड होगा नेट कंसीडरेशन के ऊपर बेस्ड होगा। कैसे ये एग्जेम्पशन मिलेगा, सर मेरा तो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख आ गया, मेरे को अभी कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, ध्यान दीजिए। मेरा जब नेट कंसीडरेशन था 90 लाख, मैंने इन्वेस्ट कितना किया, 70 लाख को इन्वेस्ट किया, राइट। जब मेरा इन्वेस्टमेंट है 70 लाख, मेरा कैपिटल गेन कितना था, 40 लाख था। और एक बार मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैंने 90 लाख नेट कंसीडरेशन मेरे को मिला, लेकिन मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं सिर्फ 70 लाख, जहां पे मेरा ग्रॉस कैपिटल गेन है 40 लाख, राइट। अगर मैं 90 लाख टोटली इन्वेस्ट कर देता तो मेरे को 40 लाख एग्जेम्पशन मिल जाता, लेकिन मैं यहां पे 90 लाख इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, सिर्फ 70 लाख ही इन्वेस्ट किया। तो यहां पे मेरा जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। सर कैसे प्रोपोर्शनेट होगा, जितना भी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 40 लाख, मैंने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया दैट इज 70 लाख, आउट ऑफ मेरा नेट कंसीडरेशन था 90 लाख, जितना भी आएगा ये आपका आएगा 31.11, इतना ही मेरे को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जो भी रिमेनिंग 8.89 हुआ उतना का मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे एग्जेम्पशन अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। कैसे सर प्रोपोर्शनेट होगा, मान लीजिए जितना आपको नेट कंसीडरेशन मिला है उतना ही आप इन्वेस्ट कर दिया तो फुल कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपका नेट कंसीडरेशन मिला है 90 लाख, आपने इन्वेस्ट कर रहे हो 90 लाख, तो आपका फुल एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन आपने 70 लाख इन्वेस्ट किया तो ये कैपिटल गेन प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। कैसे सर प्रोपोर्शनेट होगा, 90 लाख नेट कंसीडरेशन, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन था 40 लाख, तो 1 लाख आपका नेट कंसीडरेशन, कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 90। जब आपका जितना ही आप इन्वेस्ट करेंगे मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। ओके, हियर फॉर एग्जेम्पशन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विल बी कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ नेट कंसीडरेशन। ये रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 EC से, सेक्शन 54 EC से आपको ये नेट सेक्शन 54, माफ कीजिए ये आपका प्रोविजन है सेक्शन 54 का, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, राइट। सर मान लीजिए ये जो मेरा क्या था न्यू एसेट का कॉस्ट नेट कंसीडरेशन से एक्सीड करता तो मेरे को फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट मिल जाता, राइट। मेरे को फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट मिल जाता, राइट। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 लाख इन्वेस्ट करके क्या कर रहा हूँ, कुछ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा हूँ, तो मेरे को फुल 40 लाख का कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड हो जाता, राइट। सर यहाँ पे लॉक इन पीरियड का कुछ प्रोविजन है क्या, जरूर है। सेक्शन 54F में आपका लॉक इन पीरियड है 3 साल। 3 साल तक आप उस न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। अगर आप ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या हो जाएगा, जितना भी आपको एग्जेम्पशन मिला था वो अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा, आपके हैंड में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। What if such property sold for 92 लाख, ध्यान दीजिए 92 लाख में
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया मेरा 92 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 70 लाख, यहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 22 लाख। जो भी एग्जेम्पशन मिल रहा था ये ट्रांसफर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। दैट मींस जो मेरा 31.11 अमाउंट एग्जेम्पशन था ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऐड होकर टोटल मेरा कैपिटल गेन आ जाता कितना 53.11 लाख, राइट। ओके, to avail exemption for purchase of new residential house property, assessee should either 0 या 1 residential house property in India. That means आपके पास maximum 1 residential house property इंडिया में होना चाहिए, राइट। अगर आपके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होगा तो 54A में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है। मान लीजिए ये कोई मिस्टर एक के था जिसके पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कटक में था, राइट। ट्रांसफर डेट कर रखा है, एक वेस्ट बंगाल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रखा है। तो ट्रांसफर डेट में उसने क्या कर दिया, जो भी उसके पास कैपिटल था, राइट, उसके पास कुछ गोल्ड था। ट्रांसफर डेट में मिस्टर एक के पास कितना हाउस प्रॉपर्टी अभी है सर? 2, एक तो कटक में है और एक कहां पे, वेस्ट बंगाल में है। तो सर आपने अभी बताया ना आरसीसी के पास ट्रांसफर डेट में 0 या 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में होना चाहिए। यहाँ पे 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर एक के पास है, तो क्या एग्जेम्पशन मिल जाएगा? मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 54F में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। He cannot buy any more residential house property. If he purchase, the exemption will be withdrawn. That means on a transfer of capital asset, Mr. AK has 2 residential house property. AK के पास कितना residential house property था? 2 residential house property था। Hence, Mr. AK को exemption सॉरी एक्सक्लूडिंग न्यू वन ना, मैंने आपको गलत बता दिया। ये 1 साल के अंदर लाया ना, तो ये न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड करके और एक बार मैं आपको बता रहा हूं, मैंने थोड़ा गलत बता दिया। ट्रांसफर डेट में आरसीसी के पास न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी छोड़कर सिर्फ एक होने, हम यहाँ कंडीशन था -1 +2 +3 ईयर में। दैट मीन्स ट्रांसफर डेट के 1 साल पहले, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे अंदर किया था ना, तो ये वाला न्यू प्रॉपर्टी सर मान लीजिए ये 3 साल से पहले एक्वायर किया था, तो उससे हम न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। दैट मीन्स ट्रांसफर के डेट में एक के पास 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होगा, राइट। तो 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होगा तो 54F में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मैं और एक बार आपको रिवाइज करता हूं, सेक्शन 54 क्या बता। मान लीजिए आपके पास कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी कुछ कैपिटल एसेट है। प्लीज ऑल पीपुल प्लीज पे योर अटेंशन। मान लीजिए आपके पास कुछ भी कैपिटल एसेट है एक्सक्लूडिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उस कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रांसफर करने से आपका क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, राइट। अगर उसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप यूज कर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करने के लिए, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जहां पे टाइम पीरियड था -1 ईयर, 2 ईयर +3 ईयर, राइट, फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। यहाँ पे सीजीएस में स्कीम में आप अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंडीशन था, जो भी आपका अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन होगा दैट इज बेस्ड ऑन नेट कंसीडरेशन। दैट मीन्स आपने
फुल्ली नेट कंसिडरेशन को इन्वेस्ट कर दिया तो फुल अमाउंट एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपने फुल अमाउंट एग्जेम्पशन नहीं किया तो प्रोपोर्शनेट होके वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। एसएससी के पास मैक्सिमम आइदर 0 और 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में होना चाहिए, दैट इज एक्सक्लूडिंग न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर मिस्टर एके के पास 0 या 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन मिले आप लास्ट नहीं, लास्ट सेक्शन जी, ये जो 54 अब ये एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, 54G वाला सेक्शन ये एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, मैं पहले बता दूं एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, राइट। यहां पे क्या हो रहा है, मान लीजिए आपके पास कोई लैंड या बिल्डिंग या प्लांट या मशीनरी था, राइट, जो कि इंडस्ट्री में यूज हो रहा था इन अर्बन एरिया में। दैट मीन्स अर्बन एरिया में आपका कुछ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी था जो कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी था, जिसे आप ट्रांसफर कर रहे हो, सिर्फ 4 जिसे आप ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रांसफर करने से आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है एंड उसी कैपिटल गेन को आप यूज कर रहे हो रूरल एरिया में लैंड, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी को एक्वायर करने के लिए, तो ये अमाउंट आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, अर्बन एरिया में जो भी आपका इंडस्ट्री है, आपके पास कुछ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी है, उससे आप ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रांसफर से जो भी कैपिटल गेन आ रहा है, उसी कैपिटल गेन को अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो रूरल एरिया में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए, तो आपको एग्जेम्पशन मिला। कितने पीरियड, टाइम पीरियड में आप अपन रूरल एरिया में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करेंगे? -1 + 3, यहाँ पे -1 + 3 ईयर में अगर आपने एक्वायर कर दिया फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो चलिए उसके बाद सर यहाँ एज का स्कीम एप्लीकेबल होगा, जरूर एप्लीकेबल होगा। लॉक इन पीरियड 3 ईयर, दैट मींस 3 ईयर तक आपने उस रूरल एरिया में एक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, राइट। सर जो भी शिफ्टिंग एक्सपेंसेस से, क्या उस शिफ्टिंग एक्सपेंसेस को एग्जेम्पशन मिल जाएगा? जरूर जरूर जरूर। मान लीजिए अर्बन एरिया का कोई इंडस्ट्री को आप शिफ्ट कर रूरल एरिया में, तो ये भी शिफ्टिंग एक्सपेंसेस आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, राइट। या लास्ट सेक्शन आ रहा है सेक्शन 54 का कैपिटल गेन का, दैट इज योर 4GA, राइट। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपका अर्बन एरिया में कुछ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी था, जिससे आपने ट्रांसफर करके सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। रिमेनिंग प्रोविजन 54GA एंड G आर इक्वल, एक्सेप्ट 54G में प्लांट एंड मशीनरी न्यू परचेज करना एंड एग्जेम्पशन के लिए, एंड 54GA में प्लांट एंड मशीनरी न्यू हो सकता है, सेकेंड हैंड परचेज कर सकते हैं। मैंने आपको पहला वाला था आपका सेक्शन 54G, दूसरा वाला था आपका सेक्शन 54GA। 54 में मैंने आपको बताया ये आप मान लीजिए अर्बन एरिया में आपका कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है, उससे आप ट्रांसफर करके रूरल एरिया में कुछ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एक्वायर कर रहे हो, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड वहां पे एक कंडीशन था, आपको रूरल एरिया में न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपको परचेज करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? -1 ईयर + 3 ईयर, राइट। यहाँ पे सीजीएस में आप में सीजीएस अकाउंट में आप अमाउंट
को सेव कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे लॉक इन पीरियड 3 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। कितना अमाउंट सर एग्जेम्पशन मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच एवर इज लोअर, उतना का अमाउंट का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 54 GA में ऑल प्रोविजन सेम है एक्सेप्ट वो वाला आपका अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया से रूरल एग्रीकल्चरल रूरल एरिया में इंडस्ट्रियल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर रहे थे मगर 54 GA में अब सेल्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करना पड़ेगा, राइट। प्रोविजन 54 GA और G का सेम है। एंड उस रूरल एरिया के केस में आपको एग्जेम्पशन के लिए न्यू प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग एक्वायर करना होगा। लेकिन ये सेज वाला प्रोविजन सेक्शन 54 GA में आप सेकेंड हैंड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मैंने पे एक अभी तक मैंने आपको जितना रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद आप लूंगा सीरीज सेक्शन में कवर कर देंगे। से पहले 54 G अभी तक जितना हमने पाए तो उससे रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आप क्या क्या अभी तक एग्जाम पढ़ाया? 54 पढ़ाया, 54B पढ़ाया, 54D पढ़ाया, 54E पढ़ाया, 54F पढ़ाया, 54G पढ़ाया, 54G राइट। पहले 54 एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयू था, राइट। वहां वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए था, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होना चाहिए था। एसेट अगर हमें क्या एक्वायर करना था, वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में एक्वायर करना था। टाइम लिमिट था -1 +2 +3 ईयर। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल हो जाता है। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? कैपिटल गेन और अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी व्हिच एवर इज लोअर। लॉक इन पीरियड 3 साल था। 54B एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ था। वहां पे आपका क्या था? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड आपके पास होना चाहिए। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड आप ट्रांसफर कर रहे हो जो कि 2 साल से पहले एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना था। अगर कैपिटल आ रहा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एसेट टू बी एक्वायर्ड, आप अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड आप एक्वायर करेंगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। टाइम लिमिट था +2 ईयर, राइट। यहाँ पे GS प्रोविजन भी एप्लीकेबल था। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल गेन एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच एवर इज लोअर। ये 54B आपको बोल रहा था। वहाँ पे भी लॉक इन पीरियड 3 साल था। 54D ये एप्लीकेबल टू ऑल था जो कि आपका इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरी एक्विजिशन में 44D इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है। ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सकता है। आप अगर उसी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करने में इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम लिमिट 3 साल के अंदर, तो आप CGA में अमाउंट रख सकते हो। एग्जेम्पशन अमाउंट का हो जाएगा कैपिटल गेन और इन्वेस्टेड व्हिचएवर इज लोअर, राइट। 54 ये एप्लीकेबल टू ऑल असेट्स था। इमूवेबल प्रॉपर्टी ध्यान से मैंने आपको बताया था, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके जहां आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हो 4 NSAI REOL PFL DRFCL का बॉन्ड खरीद रहे हो
6 महीने के अंदर अंदर तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन सीजी इसका प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहा था सेक्शन 54E में। मैक्सिमम अमाउंट था एग्जेम्पशन 50 लाख, 5 ईयर पीरियड था, राइट। ओके, 54F आपने पढ़ा, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जहां पे हमने पढ़ा था एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर ट्रांसफर कर रहे हो जहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 54F में, एंड आप वन इन इंडिया कर रहे हो -1 +2 +3 में, तो आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन 54F थोड़ा स्टार मार दीजिए, यहाँ पे थोड़ा एग्जेम्पशन अमाउंट का कैलकुलेशन तरीका अलग था, दैट इज एग्जेम्पशन अमाउंट बेस्ड ऑन द नेट कंसीडरेशन, दैट इज नेट कंसीडरेशन में बेस था। कितना अमाउंट एग्जेम्पशन मिलेगा? कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन, राइट। यहाँ पे पीरियड था 3 साल। 54G ये हमने कवर किया था, ये वाला ऑल एप्लीकेबल टू ऑल एसेट्स था, जहां पे सेम प्रोविजन था। आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अर्बन एरिया लैंड मशीनरी इंडस्ट्रियल का था। अर्बन एरिया में जो भी आपका इंडस्ट्रियल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है, 54G में अगर आप रूरल एरिया उस ट्रांसफर करके जो भी कैपिटल गेन आ रहा है रूरल एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं, इन लैंड, प्लांट न्यू पढ़ कर रहे हो, हमको एग्जाम मिल जाता था। वहां पे पीरियड था -1 +3 ईयर, जहां पे हमको कितना एग्जाम मिलेगा? सीजी और न्यू एसेट तो व्हिच एवर इज लोअर, वहां पे भी 3 साल का लॉक इन पीरियड था। 54G में क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग इन सेल्स, अगर यहाँ पे 54G में न्यू और मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन, राइट। अब यहाँ पे हैं मैं थोड़ा मुझे ओके, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे ब्रेक के बाद।